हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन का टॉपिक है वो है राइटिंग स्किल्स। इस टॉपिक को हम दो पोर्शंस में, दो वीडियोस में कवर करेंगे। तो जो आज की वीडियो में हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे राइटिंग स्किल्स के, वो होंगे कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन। राइटिंग स्किल्स होता क्या है? सबसे पहली बात तो राइटिंग स्किल्स वर्बल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि वर्बल कम्युनिकेशन यानी जब भी हम बोलकर या लिखकर संवाद करते हैं, अपनी बात किसी को कहते हैं, तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब लिखने के बहुत सारे तरीके हैं कि हम कैसे लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। बहुत सारे जरिए हैं लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के, जैसे ईमेल से, खत के द्वारा, या कोई नोट्स, आर्टिकल्स, एसएमएस, चैट, ब्लॉग्स। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम अपनी बातों को, अपने विचारों को लिखते हैं ताकि वो बातें और वो विचार दूसरों को समझ में आए, दूसरे उसको पढ़ें, खुद सीखें, या कई बार हम अपनी बात किसी को कहना चाहते हैं लिख कर, तो हमें ये राइटिंग स्किल्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले कि जितने भी ये लिखने के तरीके हैं, चाहे एसएमएस है, चाहे चैट है, चाहे ईमेल्स है या लेटर्स, कुछ भी है, तो इन सब लिखने के तरीकों में हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अपनी भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? वाक्यों के द्वारा। यानी हम कोई एक वाक्य लिखकर किसी को भेजते हैं, वो इंसान उस वाक्य को पढ़कर हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को समझता है। तो जो ये वाक्य होता है, ये वाक्य क्या होता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब जो ये वाक्य होते हैं, ये शब्दों का समूह होते हैं जो हमारे पूरे विचारों को, हमारी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे पूजा गोज टू स्कूल। पूजा स्कूल जाती है, ये पूरा वाक्य है जिसे पढ़कर हमें समझ में आ रहा है कि पूजा कहाँ जा रही है? स्कूल। पूजा स्कूल जाती है, पूजा गोज टू स्कूल। तो ये जो वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है? पूरा वाक्य है, क्योंकि एक पूरे विचार को, एक पूरे मैसेज को दूसरों तक पहुंचा रहा है। एक चीज होती है इंग्लिश में फ्रेज। फ्रेज भी शब्दों का समूह होता है, बट इसका जो मतलब निकल कर आता है वो आधा अधूरा निकल कर आता है, कि हमें आधी बात समझ में आती है, जिससे कोई एक कंप्लीट सेंस, जिसका एक पूरा मतलब निकल कर नहीं आता। जैसे पूजा गोस, पूजा जाती है, ठीक है, पूजा जाती है, पर कहाँ जाती है? ये मैसेज हमें इसको पढ़कर नहीं पता चल रहा, ये इस बात का हमें नहीं पता लग पा रहा कि पूजा कहाँ जाती है। तो ये क्या हो गया? फ्रेज, एक अधूरा वाक्य। इंग्लिश में जब भी कोई सेंटेंस या एक वाक्य लिखा जाता है, तो उस सेंटेंस का, उस वाक्य का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैसे लिखा जाता है? कैपिटल, यानी बड़ा। जैसे ये लिखा पूजा गोज टू स्कूल, इस वाक्य का पहला अक्षर क्या है? पी, और ये कैसा लिखा गया है? बड़ा। तो पहली बात तो, जब भी आप कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखोगे, उसका जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैसा होगा? कैपिटल, यानी बड़ा। दूसरी बात, जब भी आपका सेंटेंस खत्म होता है, तो उस सेंटेंस के एंड में, उस सेंटेंस के अंत में हम क्या क्या चीजें लगा सकते हैं? एक तो क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न चिन्ह, ये क्वेश्चन मार्क तब लगाया जाता है जब हम एक वाक्य के द्वारा सवाल पूछते हैं किसी से। जैसे इस वाक्य में पूछा है, व्हेन विल यू कंप्लीट योर होमवर्क, कि तुम अपना काम कब पूरा कर लोगे। हमने सवाल पूछा है, तो बाद में क्या लगेगा? इस सेंटेंस के, इस वाक्य के बाद में प्रश्न चिन्ह। तो जब भी कोई सवाल पूछा जाता है, व्हेन, वेयर, हाउ, whom, तो उन सेंटेंसेस के पीछे क्या लगाया जाता है? क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंस के पीछे क्या आ सकता है क्वेश्चन मार्क के अलावा? फुल स्टॉप। जैसे आई कंप्लीटेड इट येस्टरडे, कि मैंने काम कल खत्म कर लिया था। जो भी एक सिंपल वाक्य होता है, एक सिंपल
वाक्य के पीछे हमेशा फुल स्टॉप लगाया जाता है। इसमें ना हम सवाल पूछ रहे हैं, ना ही ये जो वाक्य है किसी विस्मयादि का हमें बोध करवा रहा है। ठीक है। तीसरी चीज जो हम वाक्य के अंत में लगा सकते हैं या बीच में, वो है ये एक्सक्लेमेशन का मार्क। ये चिन्ह तब लगाया जाता है जब कोई वाक्य विस्मयादि का बोध करवाए, यानी हमारी भावनाओं को व्यक्त करे कि हम बहुत खुश हैं या हम बहुत दुखी हैं। तो दैट इज गुड, जैसे ये बहुत अच्छा हुआ, हमारी भावनाएं व्यक्त हो रही हैं, तो इसके पीछे क्या आ जाएगा? एक्सक्लेमेशन का चिन्ह। ठीक है, तो अभी इन टॉपिक्स को हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी कोई वाक्य लिखा जाता है तो उस वाक्य का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। ये तो होता ही है, बट बहुत सी जगह वाक्य में ऐसी होती हैं जहां पर हमें किसी लेटर को, किसी अक्षर को कैपिटल लिखना होता है, बड़ा लिखना होता है। तो ये कौन कौन सी जगह है? इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, इसे समझो ध्यान से, तो आप लोगों को ये हमेशा याद रहेगा कि एक वाक्य में आपको कौन कौन से लेटर्स को, कौन कौन से अक्षर को बड़ा लिखना है। ये रूल है टिन्स, इसको याद रखना, कहीं नोट करके रख लेना। टिन्स। सबसे पहले टाइटल्स, यानी जो हमारे नाम के आगे लगता है, मिस्टर, मिस, श्री, श्रीमती, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये इस तरह के जो भी टाइटल हम नाम के आगे लगाते हैं, उस टाइटल का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है? बड़ा, कैपिटल। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर का डी बड़ा, मिस्टर, मिस्टर का एम बड़ा। तो ये जो भी टाइटल हमारे नाम के या किसी के नाम के आगे भी लगते हैं, उस टाइटल का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। दूसरा, वर्ड आई। टिन से ना, टी से टाइटल हो गया, आई से क्या हो गया? वर्ड आई। यानी अगर आपके वाक्य में कोई भी आपको एक अकेला आई शब्द लिखना है, वो आई लेटर हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। ठीक है, यानी जब भी हम इसे एज ए प्रोनाउन यूज करते हैं तो इसे हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल, बड़ा। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम की तरह जब भी हम इसको यूज करेंगे तो हम इसे बड़ा लिखेंगे। जैसे ही सैड दैट आई। अब यहां देखो, आई अकेला आई है, ये प्रोनाउन के तौर पर, स्वर्नाम के तौर पर यूज हो रहा है, सर्वनाम के तौर पर यूज हो रहा है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा? बड़ा। तो आई क्या आता है हमेशा सेंटेंस में, वाक्य में? बड़ा। तीसरा, नेम्स। जब भी कोई हम नाम लिखते हैं, नाम किस किस का हो सकता है? नाम किसी इंसान का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, किसी दिन का हो सकता है, जैसे सोमवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे। किसी महीने का नाम हो सकता है, जनवरी, फरवरी। तो इन सब नामों का जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैसा होगा? कैपिटल। जैसे फ्राइडे का एफ कैपिटल लिखा जाएगा वाक्य में। जून, ये महीना हो गया, तो इसका जे कैसे लिखा है? कैपिटल। सुरेश, सुरेश क्या है? नाम, किसी इंसान का नाम, तो इसका एस कैसे लिखा है? कैपिटल। लंदन, लंदन क्या है? किसी जगह का नाम है, तो इसका पहला अक्षर कैसा है? कैपिटल। तो दिन का नाम हुआ, या महीने का, या किसी इंसान का नाम है, या किसी जगह का नाम है, तो इस तरह के नामों का जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैसा होता है? कैपिटल, यानी बड़ा। चौथी बात, ये हम सबको पता है कि इंग्लिश में जब भी कोई हम वाक्य लिखना शुरू करते हैं, उस वाक्य का जो पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर होता है, वो हमेशा कैसे लिखा जाता है? कैपिटल। जैसे इस वाक्य में टी को कैपिटल लिखा गया है। तो याद रखना, टिन्स, टी का मतलब टाइटल, नाम के आगे जो भी टाइटल लगता है उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। जब भी आप अकेले आई वर्ड को एक वाक्य में यूज करोगे तो उस आई को भी हमेशा कैसे लिखा जाता है? कैपिटल। नेम, नेम किस किस का हो सकता है? किसी इंसान का, किसी जगह का, किसी दिन का, किसी महीने का। तो उन नामों के भी पहले अक्षर कैसे होंगे?
कैपिटल। लास्ट एस, एस का मतलब कि जब भी कोई आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, कोई वाक्य आप शुरू करोगे लिखना, उस वाक्य का पहला अक्षर कैसा होगा? कैपिटल। तो ये टिम्स रूल याद रखना, टाइटल, वर्ड आई, नेम्स और स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस। तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि पूरे वाक्य में किस अक्षर को बड़ा लिखना है और किसको नहीं। तो ये नेक्स्ट एक एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। इसमें मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, यहाँ पर ये 8 वाक्य हैं। इन वाक्यों को पढ़ना है और पढ़कर समझना है कि किस वाक्य को पढ़कर आपको उस वाक्य का पूरा मतलब समझ में आता है और किस वाक्य को पढ़कर आपको लगता है कि ये वाक्य पूरा नहीं है, आधा अधूरा है और इस वाक्य से हमें कोई पूरी बात समझ में नहीं आ रही। तो जो पूरा वाक्य है जिसका मतलब हमें समझ में आता है, आप लोगों को समझ में आता है, उसके आगे आपको ये टिक का राइट का निशान लगाना है। और जिस वाक्य को पढ़कर आपको लगता है कि ये वाक्य आधा अधूरा है, उसके आगे आपको क्रॉस का निशान लगाना है। तो वीडियो पॉज करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करो और इससे नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसके आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन होता क्या है? पंक्चुएशन एक सेट होता है कुछ मार्क्स का, कुछ चिन्हों का। ये चिन्ह कौन कौन से होते हैं? फुल स्टॉप यानी बिंदी जो हम यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, कोमा ये वाला, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न चिन्ह और एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला निशान जो विस्मयादि का बोध कराता है। एक होता है एपोस्ट्रॉफ, एपोस्ट्रॉफ जो एस के साथ ऐसे ऊपर लगाया जाता है फोटो। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? एपोस्ट्रॉफ। तो हम इसमें ये 5 चीजें आज समझेंगे पंक्चुएशन में: फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एपोस्ट्रॉफ। सबसे पहले फुल स्टॉप। फुल स्टॉप अब आप कहां कहां लगाते हो एक वाक्य के अंदर? सबसे एक चीज तो हमें पता है, वो क्या कि जब भी कोई वाक्य लिखा जाता है उसके एंड में जो सिंपल वाक्य होता है जिसमें कोई सवाल नहीं है, जिसमें कोई विस्मयादि का बोध नहीं है, तो उस वाक्य के पीछे हमेशा क्या लगता है? फुल स्टॉप। ये तो हम सबको पता है। दूसरी चीज जहां हम इस फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो है कि जब भी हम किसी बड़े वर्ड को छोटा करके लिखते हैं तो उस छोटे वर्ड के अंत में भी फुल स्टॉप का निशान यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहले ओमार इज अ प्रोफेसर, ये एक सिंपल वाक्य है कि ओमार क्या है? प्रोफेसर है। प्रोफेसर कौन होते हैं? जो कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो ओमार प्रोफेसर है, ये एक सिंपल वाक्य है, इसके पीछे क्या लग गया? फुल स्टॉप। His students call him प्रोफेसर ओमार, तो उसके स्टूडेंट्स उसे क्या बुलाते हैं? प्रोफेसर ओमार। अब प्रोफेसर की छोटी फॉर्म लिख दी ना, प्रोफेसर की पूरी स्पेलिंग ना लिख के हमने छोटी स्पेलिंग लिखी, छोटे वर्ड्स लिखे, तो उस स्पेलिंग के पीछे हमने क्या लगा दिया? फुल स्टॉप। ये तो ऐसे ही जब कोई बड़ी स्पेलिंग को छोटा करके लिखा जाता है, कम शब्दों के द्वारा लिखा जाता है, उसके अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को हम छोटा करके कैसे लिखते हैं? डी आर, यहां जाता है फुल स्टॉप। डॉक्टर का डी बड़ा आएगा, क्यों? क्योंकि एक टाइटल है, तो टाइटल का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है? बड़ा। तो डॉक्टर का डी बड़ा, आर फुल स्टॉप। तो डॉक्टर पूरा लिखने की बजाय हमने छोटे स्पेलिंग लिखी है, तो इसीलिए इसके एंड में क्या जरूर आएगा? फुल स्टॉप। अब जैसे कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन की हम शॉर्ट फॉर्म क्या लिख देते हैं? COM और बाद में क्या लगा देते हैं? फुल स्टॉप। तो यानी ये कम्युनिकेशन की जब छोटी स्पेलिंग बना के लिखी तो उसके पीछे हमने क्या लगा दिया? फुल स्टॉप। तो जब भी कोई बड़ी स्पेलिंग छोटी करके लिखी जाती है तो उसके एंड में हमेशा क्या आता है? फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप 2 जगह यूज किया जाता है, एक तो सेंटेंस के एंड में, दूसरा जब हम बड़ी स्पेलिंग को छोटा करके लिखते हैं। दूसरी चीज कोमा। कोमा कहां कहां पर?
यूज किया जाता है। सबसे पहले तो कोमा हमें ये बताता है कि हमें सेंटेंस में बोलते हुए या पढ़ते हुए कहां पर रुकना है, एक क्षण के लिए कहां पर रुकना है। तो उस जगह को दर्शाने के लिए कोमे का प्रयोग किया जाता है। जैसे आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस आई वॉक टूवर्ड्स माई स्कूल। तो इन दो वाक्यों में जहां हमें रुकना है उस जगह को हमने किससे दर्शाया है, कोमे को। आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस, बस से उतरने के बाद मैं स्कूल को चला। आई वॉक टुवर्ड्स माई स्कूल, मैं अपने स्कूल की तरफ पैदल गया। तो इस तरह जहां हमें रुकना होता है सेंटेंस में बोलते हुए या पढ़ते हुए, तो उस जगह पर हम किसका प्रयोग करते हैं, कोमे का। नेक्स्ट, जब हमें किसी वाक्य में दो आइटम्स को या दो से ज्यादा आइटम्स को अलग अलग दिखाना है तब भी हम कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी स्टोर वो होता है जहां पर हमें फल सब्जियां मिलती हैं, ग्रोसरी ये सामान मिलता है। द ग्रोसरी स्टोर हैड फ्रेश कीवीज, स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज। ठीक है, जो ग्रोसरी स्टोर था उसमें क्या था, फ्रेश कीवी, कोमा, स्ट्रॉबेरी एंड मैंगोज। तो ये कीवी, स्ट्रॉबेरीज, इन आइटम्स को अलग अलग, यानी कोई भी जरूरी नहीं है कि ग्रोसरी का ही हो, कोई भी इस आइटम्स को जब हमें अलग अलग दिखाना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कोमा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्न चिन्ह। जब भी किसी वाक्य के द्वारा कोई सवाल पूछा जाता है तो उस वाक्य के अंत में हमेशा क्या लगाया जाता है, प्रश्न चिन्ह। जैसे वेयर इज योर बुक, तुम्हारी बुक कहाँ है, हम सवाल पूछ रहे हैं ना, वेयर कहाँ है, तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे वेयर, व्हेन, हाउ, जब इस तरह के सवाल हम शुरू करते हैं इन शब्दों से तो उन वाक्य के पीछे क्या लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो चिन्ह है एक्सक्लेमेशन मार्क का, ये या तो किसी शब्द के पीछे भी लगा सकते हैं या किसी वाक्य के पीछे। ये डिपेंड करता है कि हम वाक्य कैसा लिख रहे हैं या उसमें किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, यानी हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी दुख की, हमारी खुशी की, उस तरह की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यानी इस एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कि तुम्हारी जो ड्रेस है कितनी सुंदर है, तो हमने एक अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अपनी स्ट्रॉन्ग भावना प्रकट की कि तुम्हारी ड्रेस बहुत ही सुंदर है, तो इसलिए उसके पीछे क्या लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस पूरे वाक्य के द्वारा हमारा जो फीलिंग है वो प्रकट हो रही थी, तो इसलिए इस वाक्य के अंत में लगा हुर्रे। जब हम खुश होते हैं तो हम बोलते हैं ना, हिप हिप हुर्रे। तो ये एक वर्ड है जिससे हमारी एक भावना व्यक्त है कि हम बहुत खुश हैं, तो इसीलिए शब्द के पीछे कौन सा लगा दिया हमने चिन्ह, एक्सक्लेमेशन का। हुर्रे वी वॉन द मैच, कि हुर्रे हम मैच जीत गए। ठीक है, जो लास्ट है वो है एपोस्ट्रॉफ। ये यूजली मोस्टली जब हम इसको यूज करते हैं तो ये एस से पहले लगाया जाता है। इसका मतलब होता है कि ये चीज किसकी है, ये जिस भी हम चीज की बात कर रहे हैं वो किसको बिलोंग करती है, वो किसकी है। जैसे दैट इज शोभाज कैट, ये कैट किसकी है, शोभा की। तो ये कैट किसको बिलोंग कर रही है, शोभा को। तो इसीलिए शोभा के नाम के साथ एपोस्ट्रॉफ लगा के एस लिखा गया कि ये कैट किसकी है, शोभा की। तो ये एपोस्ट्रॉफ फिर एस लगा के लिखा जाता है तो हमें पता लग जाता है कि ये चीज किसकी है या किससे बिलोंग कर रही है। आर देयर रहीम्स कलर, आर दीज रहीम्स कलर पेंसिल्स। पहला तो हम इस वाक्य में सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये रहीम की कलर पेंसिल है, सवाल पूछा तो सवाल के अंत में क्या आ गया, प्रश्न चिन्ह।
अब कलर पेंसिल किसको बिलोंग कर रही है, किसकी है, रहीम की। तो इसीलिए रहीम के नाम के साथ एपोस्ट्रॉफ लगा के एस लिखा गया। तो इससे पता लग जाता है कि हम जिस भी चीज की बात कर रहे हैं या कलर, इस वाक्य में कलर पेंसिल की बात कर रहे हैं, तो वो किसको बिलोंग कर रही है, रहीम को। नेक्स्ट, जहां हम इस एपोस्ट्रॉफ एस को यूज करते हैं जब हम शब्दों को छोटा करके लिखते हैं, जैसे लेट अस, लेटस को छोटा करके कैसे लिख देते हैं, लेट्स। इज नॉट को कैसे लिख दिया, इजंट। तो जब हम शब्दों को छोटा करके लिखते हैं, दो तीन शब्द हैं उनको जब हम एक बनाकर लिखते हैं तो हम वहां पर भी एपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनफॉर्मल स्पीच में यूज होते हैं। एक अनौपचारिक वाली जो भाषा होती है जिसमें कोई औपचारिकता नहीं होती, उस भाषा के अंदर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। बट जब भी कोई बिजनेस के लिए, कोई व्यवसाय के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट लिखा जाता है या इस तरह के कोई एग्रीमेंट लिखे जाते हैं, उनमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो एपोस्ट्रॉफ कहाँ कहाँ यूज होता है, एक तो उस नाम के साथ या उस जिसके साथ कोई चीज बिलोंग कर रही है, यानी उस चीज के साथ हम एपोस्ट्रॉफ लगाते हैं जिसको कोई चीज बिलोंग करती है। जैसे कैट किसको बिलोंग कर रही है, शोभा को, तो शोभा के नाम के साथ एपोस्ट्रॉफ एस लगा दिया। दूसरी बात कि जब हमें दो तीन शब्दों को एक करके लिखना होता है तब भी हम एपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। तो अभी ये एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना है, वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि कैपिटल लेटर कहाँ आएगा, कहाँ आपको लगाना है। और वाक्य में पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगे हुए हैं, ना कोई फुल स्टॉप है, ना क्वेश्चन मार्क है, ना एक्सक्लेमेशन का साइन है, ना एपोस्ट्रॉफ का कोई भी सिंबल, कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो आपको वाक्य को ध्यान से पढ़ना है, उस वाक्य को ढंग से लिखना है, उसमें कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं, जहां पर पंक्चुएशन मार्क्स होंगे उन पंक्चुएशन मार्क्स को लिखना है। तो वीडियो को पॉज करना, पॉज करके इनके आंसर्स लिखने की कोशिश करना और नेक्स्ट स्लाइड में आपको इनके आंसर्स मिलेंगे और अपने आंसर्स मैच करके देखना कि आप लोगों ने कितने सही आंसर लिखे हैं। तो ये था आज का फर्स्ट सेशन, राइटिंग स्किल्स का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने देखा एक तो कि कैपिटलाइजेशन होता क्या है, कि कैपिटलाइजेशन मतलब कि एक वाक्य में किन किन अक्षरों को बड़ा करके लिखा जाता है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया, टिन्स। टी का मतलब टाइटल, आई का मतलब वर्ड आई, एन का मतलब नेम और एस का मतलब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, कि जब हम किसी वाक्य की शुरुआत करते हैं। दूसरी चीज हमने जो आज की वीडियो में समझी वो थी पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में 5 चीजें की, पहला फुल स्टॉप, कोमा, फिर प्रश्न चिन्ह, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क और एपोस्ट्रॉफ। एपोस्ट्रॉफ आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का बचा हुआ पोर्शन कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।